अप्रैल 1814 दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एक छोटे से द्वीप पर उतरता है। 220 वर्ग किलोमीटर, बस 12,000 लोग, और उसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। यूरोप के हर राजा, हर सम्राट, हर जनरल को लगता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, यहीं सड़ जाएगा, भुला दिया जाएगा। लेकिन वे गलत थे। कुछ ही महीनों बाद वही आदमी फिर से पेरिस में होगा, फ्रांस का शासक बनकर। तो कैसे एक ऐसा इंसान जिसे पूरे यूरोप ने धोखा दिया, जिसके पास सिर्फ 700 सैनिक बचे थे, वो फिर से सबसे ताकतवर देश पर कब्जा कर लेता है। आइए देखते हैं। एल्बा, एक छोटा सा द्वीप जहां नेपोलियन हर सुबह उठता है, एक ऐसी जगह जिसे वो घोड़े पर 2 घंटे में पार कर सकता है। वो आदमी जिसने कभी लाखों की सेना को कमांड किया, आज मछली पकड़ने वाली नावों वाले बंदरगाह का निरीक्षण करता है। जो कभी पूरे यूरोप के कानून बनाता था, आज किसानों के छोटे छोटे झगड़े सुलझाता है। उसका महल बस एक साधारण सा घर, समुद्र के किनारे, शांत, छोटा और सीमित। ब्रिटिश सरकार उसकी निगरानी के लिए एक अधिकारी को भेजती है, नील कैंपबेल। वो रिपोर्ट लिखता है, नेपोलियन अब शांत है, बागवानी करता है, घुड़सवारी करता है, किताबें पढ़ता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि नेपोलियन क्या पढ़ रहा है। हर अखबार, हर गुप्त चिट्ठी, हर खबर पर उसकी नजर रहती थी। फ्रांस में क्या हो रहा है? लॉइस 18वां एक कमजोर और असफल राजा साबित हो रहा है। नेपोलियन के सैनिकों को बिना सम्मान के घर भेजा जा रहा है। अफसरों की जगह ऐसे लोग ले रहे हैं जो कभी युद्ध में नहीं थे। जनता नाराज है, सेना दुखी है, और हर कोई सोचता है अब कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि नेपोलियन खत्म हो चुका है। सिवाय नेपोलियन के, वो हर चीज का हिसाब लगाता है। फ्रांस के तट, सड़कें, सेनाओं की तैनाती, कौन उसके साथ खड़ा होगा, और सबसे बड़ी बात, कब निगरानी कमजोर होती है। वो जल्दीबाजी नहीं करता, वो इंतजार करता है, और इतिहास की सबसे खतरनाक वापसी की योजना बनाता है। फरवरी 1815 मौका आता है जब कैंपबेल इटली चला जाता है। नेपोलियन अपने अधिकारी से धीरे से कहता है, आज रात हम निकलेंगे, सिर्फ 700 सैनिक, कुछ छोटी नावें, और सामने पूरा फ्रांस। रात के गहरे अंधेरे में बिना आवाज के सैनिक चुपचाप जहाजों पर चढ़ते हैं। ये नए लोग नहीं, ये वो सैनिक हैं जिन्होंने उसके साथ हर युद्ध लड़ा है। एक अधिकारी पूछता है, अगर दुश्मन तट पर मिला तो? नेपोलियन शांत आवाज में कहता है, तो वही सामना करेंगे। अगर वो ज्यादा हुए तो वो होंगे ही। असल सवाल ये है, क्या वो गोली चलाएंगे? 3 दिन का सफर, समुद्र शांत है, लेकिन खतरा हर तरफ है। दूसरे दिन एक फ्रेंच जहाज सामने आ जाता है। अगर पहचान लिया, सब खत्म। नेपोलियन अपने सैनिकों को छिपा देता है, खुद सामने खड़ा रहता है। दुश्मन पूछता है, एल्बा से कोई खबर? जवाब आता है, सब शांत है, और जहाज आगे बढ़ जाता है। खतरा टल जाता है। 1 मार्च नेपोलियन फ्रांस की जमीन पर उतरता है। 700 सैनिक और पेरिस तक लंबा सफर, लेकिन वो छिपता नहीं, सीधे आगे बढ़ता है, जैसे उसे पता हो अगला कदम क्या होगा। 7 मार्च ग्रेनोबल के पास सामने दुश्मन सेना खड़ी है। नेपोलियन अपने सैनिकों को रोकता है और अकेला आगे बढ़ता है, बिना हथियार, सीधे बंदूकों के सामने। हर कदम के साथ सन्नाटा गहरा होता जाता है। जब वो करीब पहुंचता है, वो रुकता है, अपनी टोपी उतारता है और कहता है, अगर तुम में से कोई अपने सम्राट को गोली मारना चाहता है तो ये रहा मैं। कुछ पल, कोई आवाज नहीं, कोई गोली नहीं। फिर एक सैनिक बंदूक नीचे करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। एक आवाज गूंजती है, वीव लैम्परर, और पूरी सेना नेपोलियन की तरफ दौड़ पड़ती है, गले लगती है, रोती है, हंसती है, और दुश्मन उसकी ताकत बन जाता है। बिना एक भी गोली के अब हर शहर, हर रास्ता उसके लिए खुलता जाता है। और उधर पेरिस में राजा अपने सबसे भरोसेमंद जनरल मार्शल ने को भेजता है। वो सबके सामने वादा करता है कि नेपोलियन को लोहे के पिंजरे में पकड़कर वापस लाऊंगा। 6000 सैनिकों के साथ वो निकलता है, पूरी ताकत के साथ। लेकिन रास्ते में उसे कुछ अजीब सुनने को मिलता है। कोई लड़ाई नहीं हो रही, सेनाएं रास्ते में ही नेपोलियन के साथ जुड़ रही हैं। लोग सड़कों पर उसका स्वागत कर रहे हैं। और फिर उसे एक चिट्ठी मिलती है नेपोलियन की। अगली सुबह वो अपने सैनिकों के सामने खड़ा होता है, कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, बोर्बन की हुकूमत खत्म हो चुकी है, मैं नेपोलियन के साथ जा रहा हूं। और अचानक पूरी सेना जयकार करने लगती है।
6000 सैनिक अब नेपोलियन के साथ हैं। ये खबर पेरिस पहुंचती है और सब कुछ बदल जाता है। राजा समझ जाता है अब कुछ नहीं बचा और रात के अंधेरे में वो राजधानी छोड़कर भाग जाता है। 20 मार्च नेपोलियन पेरिस में दाखिल होता है। लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं। हर तरफ शोर, खुशी, उत्साह। लोग उसका नाम पुकारते हैं, उसकी एक झलक पाने के लिए आगे बढ़ते हैं और सिर्फ 19 दिनों में वो फिर से फ्रांस का शासक बन जाता है, बिना एक भी गोली चलाए। लेकिन ये जीत अधूरी है, क्योंकि असली खतरा अब शुरू होता है। यूरोप के सभी देश मिलकर एक विशाल सेना तैयार कर रहे हैं। हर दिशा से हमला होने वाला है। नेपोलियन के पास समय कम है और फैसला बड़ा। वो एक योजना बनाता है, सीधी, सटीक, तेज, दुश्मनों को अलग अलग हराने की। पहले एक, फिर दूसरा, और शुरुआत सफल होती है। लेकिन युद्ध सिर्फ योजना से नहीं जीतते। कभी कभी एक छोटी सी देरी सब कुछ बदल देती है। 18 जून, बैटल ऑफ वाटरलू। बारिश से भीगी जमीन, कीचड़ और इंतजार। नेपोलियन हमला करने में देर कर देता है और वही देर दुश्मन को मौका दे देती है। युद्ध शुरू होता है। घंटों तक लड़ाई चलती है। फ्रांस की सेना पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन सामने की सेना टूटती नहीं। और फिर दूर से दुश्मन की एक नई सेना दिखाई देती है, मदद के लिए। अब नेपोलियन के पास एक ही रास्ता बचता है, अपनी सबसे मजबूत सेना भेजना, इंपीरियल गार्ड। वो सैनिक जो कभी नहीं हारे। लेकिन इस बार कहानी अलग है। वो भी टूट जाते हैं और उसी पल सब खत्म हो जाता है। फ्रांस की सेना बिखर जाती है। हर सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागता है और नेपोलियन एक पहाड़ी पर खड़ा सब कुछ खत्म होते हुए देखता है। कुछ ही घंटों में जो साम्राज्य 19 दिनों में खड़ा हुआ था, वो टूट जाता है। 4 दिन बाद नेपोलियन दूसरी बार गद्दी छोड़ देता है और इस बार वो जानता है ये अंत है।